Do you want to know? हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, भाई लास्ट टाइम हमने न्यूटन सेकंड लॉ देखा था, राइट? न्यूटन सेकंड लॉ के हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे, हमने पुली वाले क्वेश्चंस भी देखे थे। चलिए आज हम शुरू करते हैं न्यूटन का आखिरी और तीसरा लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है भाई? पहला, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन which is या which are equal in magnitudes and opposite in direction, opposite in direction। अब चलो देखो, एक्शन रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे फोर्सेस। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई जब भी फोर्स लगता है तो वो हमेशा जोड़ी में लगता है, कोई भी फोर्स अकेला नहीं लगता। फोर्सेस ऑलवेज अपीयर इन पेयर। तो भाई यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर आप एक्शन करोगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका कोई ना कोई फोर्स सामने की तरफ से मिलेगा। भाई बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम घर पे कई बार बोर हो रहे होते हैं, खास करके अभी भी लॉकडाउन में हुए होंगे, तो भाई हम बॉल लेके दीवार से खेलते हैं, हम बॉल को दीवार पे फेंकते हैं। इन शॉर्ट हुआ क्या, हमने दीवार पे फोर्स लगाया बॉल के रूप में। अब कभी कभार ऐसा होता है कि खेलते खेलते बॉल पीछे चला जाता है, कभी कभार आगे गिर जाता है। भाई अगर मेरा फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉल पीछे चला जाएगा। क्यों? बिकॉज जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फोर्स वापस दीवार भी लगा रहा है उसके ऊपर। तो मैंने एक्शन किया और दीवार ने रिएक्शन किया। इन शॉर्ट बॉल ने दीवार पे धक्का लगाया और दीवार ने बॉल पे धक्का लगाया। सो हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले फोर्स लगा रहा है उसको हम बोल देंगे एक्शन, और उसके बदले में जो उस पे इफेक्ट होगी उसको हम बोल देंगे रिएक्शन। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो मैंने बॉल को यूं फेंका तो जिस शेप में बॉल गया, जिस डायरेक्शन में बॉल गया उसी शेप में वो वापस आएगा। कभी ऑब्जर्व किया है? अगर आपने बॉल को यूं फेंका तो बॉल वापस यूं ही आता है। अब डिपेंड करेगा कि आपने कितने स्पीड के साथ फेंका। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक तो हम दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। सपोज करो कि भाई ये एक अर्थ है, ठीक है? यहाँ पे सरफेस के ऊपर मैंने एक मास रखा है mg। अब भाई अर्थ इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? mg। इसके बदले में ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा mg। भाई आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है? अभी हम सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, बाकी बाद में जब वो चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल डिस्कशन होगा। भाई हमने 9th के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये पढ़ा था, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों। तो इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एप्पल ले लो, अगर अर्थ एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो एप्पल भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अच्छा, अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है? mg, उसका मास इनटू g। मास कितना होगा? अरे एप्पल का मास कितना होगा? 0.5 ग्राम, 1 ग्राम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आज उसका 0.1 kg ले लो, चलो 0.2 kg ले लो इनटू 10, यानी अल्टीमेटली फोर्स बहुत छोटा है। अब जितना फोर्स अर्थ उस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ पे लगा रहा है। अब आप बोलोगे सर एप्पल तो गिरते हुए दिखता है, अर्थ तो ऊपर आते हुए दिखता नहीं है। भाई अर्थ का मास कितना है? आप हाथी को खींचो तो बदले में हाथी आपको खींचेगा। कौन खसक के जाएगा? आप, बिकॉज आपका वजन कम है, हाथी का तो मास कितना ज्यादा होगा। इसका मतलब उसका मास ज्यादा है इसलिए हमको दिखता नहीं है, बाकी उस पे भी फोर्स लग रही है। अच्छा एक और चीज कि भाई अब ये स्पेस है तो ये इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी तो बदले में ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर
नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो ये क्या है? अरे एक्शन एंड रिएक्शन है। सरफेस ने एक्शन किया तो ये इस पे रिएक्शन करेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ भाई। सपोज करो अच्छा आपने कहीं देखा होगा ना टीवी में कि खाई होती है, खाई पे एक पाटिया लगा दिया, एक पतला आदमी चल के चला गया, दूसरा पतला चल के चला गया, तीसरा मोटा आया, बीच में टूट गया। क्यों टूट गया? अरे भाई जब ये इस पे आया तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स थी। अब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसकी सरफेस ने इस पे नॉर्मल लगाई, तो जितनी नॉर्मल इसने लगाई उतने में इतनी नॉर्मल इसने भी लगाई। अब इसकी नॉर्मल इतनी ज्यादा थी कि ये सरफेस झेल नहीं पाया और टूट गया। वो क्यों टूट रहा है? बिकॉज ऑब्जेक्ट भी उस पे फोर्स लगा रहा है, वरना टूटता है क्यों? अगर ये इस पे फोर्स नहीं लगा रहा तो टूटता है क्यों? समझ आ रहा है? सो यही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब इसके कुछ फंडामेंटल लॉज है वो जरा याद रखना, ठीक है? क्या फंडामेंटल लॉज? कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन are always on different object। भाई इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन होगा लेकिन किसी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा। भाई मैंने बॉल फेंका तो बॉल फोर्स लगा रहा है, तो बदले में दीवार ने उसके ऊपर फोर्स लगाई। अभी हमने क्या देखा था? एक मास था, एक सरफेस था, इसने इसके ऊपर लगाई तो इसने इसके ऊपर लगाई, तो एक एक्शन हुआ एक रिएक्शन हुआ। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा। एक ही ऑब्जेक्ट पे या एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन दोनों कभी नहीं लगता। याद रहेगा बच्चा लोग? ओके। दूसरी चीज, ओके, एक्शन एंड रिएक्शन are always of same nature। भाई उसका नेचर सेम रहेगा। नेचर का मतलब जैसे कि हमने भी डिस्कस किया ना, नॉर्मल नॉर्मल, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। भाई अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, की बात करूं तो अगर ये सरफेस जितनी फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगाएगा उतनी ही फ्रिक्शन ये इसके ऊपर भी लगाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेचर सेम रहेगा। भाई नेचर का मतलब अगर एक नॉर्मल है तो दूसरा भी नॉर्मल होगा, अगर एक फ्रिक्शन है तो दूसरा भी फ्रिक्शन होगा। समझ रहे हो? नेचर सेम रहेगा, मतलब टाइप ऑफ फोर्स सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये फ्रिक्शन लगा रहा है तो बदले में ये नॉर्मल लगाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता, सपोज चलो ये फ्रिक्शन ले लो, सपोज फ्रिक्शन और नॉर्मल, तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो बीच में कहीं जाना चाहिए था। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। इसका मतलब जो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं वो सेम टाइप के होंगे, ठीक है? एंड लास्ट चीज जो मैं हर बार कहता हूं, फोर्सेस ऑलवेज अपीयर इन पेयर, ठीक है? हमेशा जोड़ी में होते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। ओके बच्चा लोग, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़े। चलिए भाई क्वेश्चन देख लें मैं इसके रिलेटेड। सपोज करो कि यहाँ एक डोरी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बंदर चढ़ा हुआ है, प्यारा सा दुलारा सा बंदर चढ़ा हुआ है, ठीक है? बंदर है कि शेर है वो मुझे भी नहीं पता, जो भी है भाई ये ऊपर चल रहा है। इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, इसका वेट है 10 kg, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। भाई इसमें टेंशन कितनी बनेगी वो देखना है। अच्छा बच्चा लोग एक चीज है कि अगर बंदर या कोई भी इंसान डोरी को पकड़ के नीचे खींचेगा, मतलब वो फोर्स नीचे लगा रहा है, एक्चुअली वो फोर्स कहां कर रहा है? नीचे। अच्छा कितना फोर्स लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? अरे उसके बॉडी का जो फोर्स होगा भाई ना, उसका बॉडी का फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हुआ क्या? नीचे फोर्स लगाया कितना? mg डोरी के ऊपर। अब अगर mg इधर है मतलब ये एक्शन हो गया, तो इसके बदले रिएक्शन जो डोरी के अंदर होगा। देखो मंकी इस पे फोर्स लगा रहा है, अब मंकी ऊपर चढ़ रहा है। मंकी ऊपर क्यों चढ़ रहा है? बिकॉज स्ट्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। आहा, बोले ये क्या? डोरी कहां से फोर्स लगाएगी? अरे यही होता है, अगर आप कभी किसी चीज को पकड़ के खींच रहे हो तो आप ऊपर क्यों जा रहे हो?
आप तो फोर्स नीचे लगा रहे हो, ऊपर क्यों जा रहे हो बताओ मुझे। बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आपने एक्शन नीचे किया, रिएक्शन ऊपर हुआ। अच्छा रिएक्शन दे कौन रहा है? अरे जिस चीज को पकड़ के बैठोगे उसी वही तो आपको रिएक्शन देगा। तो अगर आप डोरी को पकड़ रहे हो तो डोरी आपको ऊपर लेके जा रहा है, मतलब डोरी आपको ऊपर लेके जा रहा है। डोरी के अंदर जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं? टेंशन। तो भाई ये मंकी का मैं मंकी, हाँ मंकी नहीं, मेरे को टेंशन फाइंड करना है ना, मैं थ्रेड का एफबीडी बनाता हूँ। थ्रेड के ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ mg, एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ टेंशन, और इसकी एक्सेलरेशन कहाँ दे रखी है? ऊपर के डायरेक्शन में। देखिए सो भाई अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, देखो अभी तक हमने थर्ड लॉ का यूज करके ये चीज बना ली। ये एफबीडी आए कहां से? थर्ड लॉ की मदद से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेकंड लॉ की मदद से। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव माइनस ऑपोजिट में नेगेटिव इज इक्वल टू mn। यस और नो? ये काम करते थे अभी तक। सो t इज इक्वल टू mn प्लस mg, m कांस्टेंट a प्लस g, m इनटू a कितना दे रखा है 2, g कितना दे रखा है 10, मतलब हम 10 ही लेते हैं जनरली इस केसेस में, और मास कितना दे रखा है आपको 10 kg। सो 10 इनटू सॉरी ये प्लस था 12 कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। समझा? अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है? फिर से बंदर को ले लेते हैं, इस बार बंदर डिस्को डांस कर रहा है। ओके भाई इस बार हम इस बंदर को, बड़ा बंदर है 80 केजी का वेट ले लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन अभी भी ऊपर के डायरेक्शन में है, नहीं एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है, यस। और इसका मैक्सिमम हमको बोला हुआ है, ब्रेकडाउन लिमिट दे रखी है हमें इसकी 1000 न्यूटन की। बच्चों हमें क्या दिया गया है कि एक बंदर है जिसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन कितना है पता नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में है, वेट 80 है, और ब्रेकडाउन मतलब ये जो स्ट्रिंग है मैक्सिमम कितना फोर्स झेल सकती है, मैक्सिमम कितना फोर्स झेल सकती है, ब्रेकडाउन लिमिट कितना फोर्स झेल सकती है 1000 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, find the maximum acceleration with which a monkey can easily climb up, easily ऊपर जा सके वो बताइए कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसकी होगी। तो बच्चा लोग अगेन चले थ्रेड की एफबीडी बनाते हैं। थ्रेड के नीचे की तरफ mg, बिकॉज मंकी उसको खींच रहा है, मंकी कितनी फोर्स लगाएगा जितना उसका वजन होगा। भैया जब किसी पे लटकते हो तो आपका वजन ही तो उसके ऊपर आता है, और आपका वजन मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा बदले में डोरी के ऊपर क्या लगा? टेंशन, एक्सेलरेशन ऊपर। अच्छा इस बार हमको बोला हुआ है, देखो डोरी के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है। सो मैक्सिमम कितना दे रखा है आपको? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टी मैक्स कितना दे रखा है 1000 न्यूटन। मुझे टी मैक्स की वैल्यू दे रखी है कि इससे ऊपर नहीं जाना। चलिए एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है, सो हम क्या बोल देंगे t माइनस mg इज इक्वल टू m है। अब चलो अगर आपका टेंशन में देखो मास कांस्टेंट है, मास तो उसका फिक्स है, मास में बदलने वाला है नहीं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 वो भी फिक्स का फिक्स ही है, अगेन मास फिक्स, यानी कि दो चीज जो चेंज हो सकती है वो क्या? टेंशन। जितनी ज्यादा स्पीड के साथ जाएगा भाई, जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ही ज्यादा उस पर टेंशन लगेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा तो टेंशन भी चेंज होता रहेगा। अब मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकता है 1000, तो जब मैक्सिमम टेंशन होगा उस समय की एक्सेलरेशन भी तो मैक्सिमम होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं T max माइनस mg इज इक्वल टू m a max। अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। ठीक है, इसको वहां ले जाओ। हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है उसको यहां नीचे लेके आ जाओ। T max माइनस mg अपॉन m इज इक्वल टू
mx वैल्यू पुट कर दो, tmax की वैल्यू 1000 माइनस मास कितना दे रखा है इस बार 80, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g अपॉन 80, mx कट मत करना, ये बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट 80 80 कट मत करना भाई, माइनस से ऊपर जा, देखो ध्यान से 1000 माइनस 800 हो जाएगा, 80 into 10 कितना 800, सो ऊपर क्या बचा 200 अपॉन 80, शून्य शून्य गया, 2 4 जा 2 10 जा, ओ सॉरी mx, तो बच्चा लोग mx कितना आ गया यहाँ पे 0.25, यस 0.25 करके देखो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो, समझ आया बच्चा लोग? अच्छा बच्चा लोग, भाई आप लोग वेटिंग मशीन में अपना वजन मापते हैं है ना, ये एक वेटिंग मशीन, यहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर, कोई ऐसा बंदा एक पांव खड़ा होकर के, भाई वजन कम आवे इसलिए कोई एक पांव से भी खड़े होते हैं, ठीक है, फिलहाल हम दोनों पांव से खड़े हैं, एंड यहाँ पे डिजिटल मीटर होता है, वो आपको कुछ ऐसा नहीं ऐसा होता है ना, बाहर की तरफ निकला होता है, एंड वो आपको क्या बताएगा, आपका वजन बताएगा, राइट? एक्चुअली होता क्या है भाई, जब आप इसके ऊपर खड़े हुए, जब आप इसके ऊपर खड़े हुए तो इसने आपके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाई, इसने आपके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाई, बदले में आपने भी एक नॉर्मल फोर्स लगाई। अब ये नॉर्मल फोर्स कितनी लगाएगा, ऑब्वियसली व्हिच इज इक्विवेलेंट टू योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चन किए, उसमें हम क्या करते थे, ऊपर नॉर्मल नीचे ग्रेविटेशन, ये लेते थे। सो इसके नीचे ग्रेविटेशन लग रही है, इसी के इक्वल नॉर्मल ये लगाएगा, इसी के इक्वल लगाएगा, और ये क्या देता है mg w। सो आपका वजन एक्चुअली और कुछ नहीं है, नॉर्मल फोर्स है जो कि एक वेटिंग मशीन लगाता है। लिख लो, कहीं पे नोट करके लिख लो, वेइंग मशीन actually measures the normal reaction being applied on it। स्टार बना के लिख लो इसको, सितारा बना लो इसको। भाई आप जो वेट माप रहे हो एक्चुअली वो क्या हो रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन है, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड बच्चा लोग समझ जाना, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा अभी। अगर कभी भी सम सॉल्व करते करते आपका नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो आ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो आ जाता है तो समझ जाना बॉडी इज जस्ट अबाउट टू leave the surface, body is just about to leave the surface। भाई अगर बाय चांस सपोज करो कुछ ऐसा हो कि आप इसके ऊपर आ गए, वेटिंग मशीन के ऊपर आ गए, तो उस समय आपकी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। आप जस्ट अबाउट टू मतलब आप बस उसको छोड़ने वाले हो। अगर आपकी नॉर्मल फोर्स जीरो आ जाती है, समझ जाओ कि आप उस सरफेस के ऊपर से हटने वाले हो। ये चीज पता है कहाँ इंप्लीमेंट देखी जाती है भाई, जब भी कोई कार कोई ट्रक जब खाई में गिरती है तब देखते हैं। चलो इतना नोट डाउन किया, अब एक और चीज नोट डाउन करो कि अगर नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव होगी तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज अबाउट द सरफेस एंड नॉट इन कांटेक्ट विद सरफेस। भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि आप ऑब्जेक्ट को, आप वो जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर खड़ा है वो उसको छोड़ चुका है। देखो जीरो पे जस्ट वो छोड़ने वाला होगा, was about to leave, लेकिन जैसे माइनस हो जाएगा, माइनस 0.1 भी होगा तो समझ जाओ कि वो सरफेस को छोड़ चुका है। ये 3 पॉइंट को मेहरबानी करके स्टार बना के हाईलाइट करके लिख लेना।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तीनों पॉइंट बहुत जरूरी है। एंड इसका मीनिंग समझना भाई, ऐसा कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई इफ नॉर्मल इज नेगेटिव देन डैश, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन ठीक है किस्मत हुई तो आ गए, बाकी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको वो एग्जांपल दे देगा कि भाई एक कार खाई में गिर रही है, आपका जो सर है अब वो सीट से टच नहीं है, ऊपर टकरा गया, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नीचे दिया होगा -1 +1 0। अब हमको पता लगाना है ना कि भाई हम पहले गाड़ी पे बैठे रहते हैं, अब हम गाड़ी पे नहीं बैठे, मतलब जो सीट है उसके ऊपर आ गए, इसका मतलब हमने वो सरफेस छोड़ दी है, सरफेस छोड़ दी, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई किस्मत होगी तो ही आएगा, समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलिए इन सब चीजों को समझे अच्छे से। अच्छा भाई ये क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन। बच्चा लोग यहाँ पे एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक इंसान खड़ा है और पाँव को ज्यादा ऊपर हो गए, ठीक है। अब इसने क्या है, एक डोरी पकड़ के रखी है जिसको मैं यहाँ पे पुल्ली से बांध रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, एक पुल्ली से इसको यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। मतलब डोरी ने एक तरफ से लिफ्ट को पकड़ा हुआ है, एक तरफ से आदमी ने, जैसे जैसे वो खींचता जाएगा वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा, भाई तो मैकेनिज्म हुआ। सो क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मैन बाय द लिफ्ट। अब भाई हो सकता है कुछ ऐसा एग्जांपल चूज करके वो बोल देगा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेटिंग मशीन। वेइंग मशीन कितना वजन उस आदमी पे लगा रही है, कितना फोर्स उस आदमी पे लगा रही है, ठीक है। नाम अलग हो गए, कॉन्सेप्ट वही का वही है। ऑन मैन बाय द लिफ्ट एज शोन बाय वेइंग मशीन, एज शोन बाय वेइंग मशीन। अच्छा अब भाई मैं इस इंसान की बात करूं, इस इंसान पे क्या होगा, इसकी एक फोर्स लगेगी mg। अच्छा हमको कुछ डिटेल्स दे रखी है, इसका मास दे रखा है हमको 60 kg, इसका मास दे रखा है हमको 80 kg, 80 है ना, नहीं सॉरी भाई लिफ्ट बहुत हल्की है, इसका मास दे रखा है 30 kg, ठीक है। ओके तो भाई इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है mg और एक फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के कारण है, कितना m, और मुझे ये m की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई आज लिफ्ट को सब फोर्स लगा रहा है, लिफ्ट तो नॉर्मल लगा रहा है, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग पे आ जाओ, भाई क्या यहाँ पे भी फोर्स लग रही है? भाई आदमी इसको खींच रहा है, आदमी इसको खींच रहा है, खींचेगा मतलब कितना खींचेगा इसको, किस टाइप से, क्या इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगी आदमी के ऊपर? भाई हमने देखा था फोर्स ऑफ कांटेक्ट जहां होता है वहां पे ऊपर की तरफ फोर्स, ये नीचे, ये टी, तो भाई साहब ये भी क्या हो जाएगा टी, और ये भी क्या हो जाएगा टी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं। तो इस आदमी पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल, एक mg और दूसरा कोई, जरा सोच के बताओ और कौन सा फोर्स लग रहा है? भाई आदमी इसको नीचे खींच रहा है, आदमी नीचे खींच रहा है, तो बदले में वो भी आदमी पे फोर्स लगाएगा। सो ये जो टेंशन है भाई ये इस पे तो लग रहा है, आप समझ रहे हो, ये उसको नीचे खींच रहा है और डोरी को क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। आदमी किस पे, बंदर वाला एग्जांपल देखा था ना, बंदर जब डोरी पे फोर्स लगा रहा था तो डोरी उसके ऊपर फोर्स लगा रही थी जिसको मैं टेंशन का नाम दिया था। सो यहाँ पे ये अगर डोरी को खींचेगा सो बदले में डोरी इसको खींचेगी, एक्शन एंड रिएक्शन, और वो डिफरेंट बॉडीज पे होता है। अगर ये इस पे लगा रहा है तो ये इस पे लगाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस आदमी का एफबीडी बनाऊं, ठीक है, मैन का, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल,
इसके नीचे mg एंड इसके ऊपर है टेंशन, दिस वाला टेंशन। अच्छा, अब पूरे बॉडी की एक्सेलरेशन फिलहाल हमको दी भी नहीं है, दे दिए, चलो हम बोल देते हैं ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। ऑब्वियसली भाई ये खींचेगा तो लिफ्ट तो ऊपर ही जाएगी, तो एक्सेलरेशन दिया हो कि ना दिया हो हमको तो ऊपर ही लेना है, बिकॉज़ वो खींचेगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हो गया मैन का। अब इसके ऊपर से एक्सेलरेशन इधर जा रही है, देखो आदमी भी ऊपर जा रहा है ना, तो जितनी एक्सेलरेशन लिफ्ट की होगी उतनी ही एक्सेलरेशन इस आदमी की भी होगी। अगर मैं इसको a ले लूं तो इसको भी a ले लूंगा, दोनों की एक्सेलरेशन सेम, बिकॉज़ दोनों एक साथ तो ऊपर जा रहे हैं, तो जितनी स्पीड इसकी उतनी स्पीड इसकी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, n माइनस mg प्लस t इज इक्वल टू m में। Am I right? यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्योर? चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। m पता नहीं कितना है, माइनस m, इसका मास कितना है 60 g प्लस t पता है कितना है, नहीं पता, इज इक्वल टू 60 इंटू a। सही है, आज जी के बदले आप 10 रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ओके, एक मिनट में देख लो बच्चा लोग कोई वैल्यू दे रखी है इसमें, नहीं फिलहाल कोई वैल्यू दे नहीं रखी। ओके, अच्छा यहां देखिए एक चीज मुझे बताओ, इस आदमी के ऊपर, भाई ये आदमी, अच्छा हमने एक चीज गलत कर दी भाई, यहाँ पे ये टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। हाँ, टेंशन ऊपर की तरफ कैसे लगा है भाई, ये इसको यहां खींच रहा है ना, उसको डोरी को खींच नीचे रहा है, तो वो डोरी इसको ऊपर खींचेगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, तो ये टेंशन ऊपर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे T प्लस n इज इक्वल टू, सॉरी T प्लस n माइनस mg इज इक्वल टू m है। ओके, चलिए T प्लस n माइनस मास कितना है 60 इंटू 10, 668। ठीक है, इसको रखिए फिलहाल नंबर 1। अब हम लिफ्ट की एफडी बनाते हैं। भाई लिफ्ट के ऊपर भी एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशन, मैं इसको चलिए कैपिटल mg अभी के लिए बोल देता हूं, और जितना नॉर्मल ये लगा है उतना ही नॉर्मल नीचे भी तो लगेगा। लिफ्ट इसके ऊपर नॉर्मल यहां लगा रहा है, तो ये नॉर्मल इधर लगाएगा, और ये एक टेंशन लगी देखो लिफ्ट के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ एक टेंशन, नीचे एक नॉर्मल और एक mg। एक्सेलरेशन कहां हो रही है, ऊपर के डायरेक्शन में। वैसे तो दोनों जगह ना n a a सेम है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, t माइनस n प्लस mg, n प्लस mg इज इक्वल टू m है। चलो ठीक है, m कैपिटल लिया था तो कैपिटल ले लेते हैं, वैल्यूज पुट कर दो, t माइनस m प्लस m कितना दे रखा है 30g इज इक्वल टू 30a। सही है भाई, दो मिनट फोन करता हूँ, मैं फोन आगे कर ओके। अब देखिए बच्चों लोग, यहाँ पे 60a है, मैं इसकी वैल्यू उठा के वहां पुट कर देता हूं। यहां से क्या कर लेता हूं, a इज इक्वल टू t प्लस n माइनस 600 बाय 60। ये 60 को नीचे लेके आ गया, ये वैल्यू को अब यहां पुट कर दो, ठीक है। तो t माइनस n माइनस, सर इसको मैं 300 लिख सकता हूं, 300 इज इक्वल टू 30a, a के बदले t प्लस n माइनस 600 बाय 60, 0 0 कट, और ये 3 2 जा। अब देखिए टेंशन पॉजिटिव,
अच्छा अभी कटेगा नहीं, अभी कटेगा नहीं। चलिए अब जो बच्चा वो लिख लेते हैं t माइनस n माइनस 300 इज इक्वल टू t प्लस n माइनस 600 बाय 2। यहां से सॉल्व करोगे तो आपको टेंशन और नॉर्मल की एक इक्वेशन मिलेगी। ओके बच्चा लोग, एक करेक्शन भाई, a की वैल्यू आप ले लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज उसके बिना आंसर नहीं आएगा। अब आप यहां पे भी a की वैल्यू, यहां पे भी a की वैल्यू पुट अप करोगे तो tn और tn के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, एलिमिनेशन कर लो उसको, ठीक है। ये हम इतना मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। a कितना दे रखा है 3, सो भाई t प्लस n माइनस 600 इज इक्वल टू 180, इसको वहां भेज दो। t प्लस n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए। यहां पे भी रख दो t माइनस n माइनस 30 इंटू 10 300 इज इक्वल टू 33। t माइनस n ये कितना हो गया 90 और ये प्लस 300, t माइनस n इज इक्वल टू 390, उसको यहां रख दो, एलिमिनेशन। सो भाई कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ये कट गया, ये आ गया 2t, ये भी प्लस हो कितना हो जाएगा 1080, राइट। सो t इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 540 न्यूटन। और इसको भी यहां पुट कर दो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में छोटा सा मॉडिफिकेशन हो कि ये सिस्टम को बोल दिया हो कि ये इक्विलिब्रियम है, यानी उस आदमी ने पकड़ के रखा है तो ना ही लिफ्ट ऊपर जा रही है ना ही आदमी नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन 0, यानी ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो t प्लस n इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू n प्लस mg, जो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में करते थे। इक्विलिब्रियम रहता है ना, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सो ये दोनों इक्वल एंड ये दोनों इक्वल, ये वेरिएशन हो सकता है और ये वेरिएशन करके मैंने नोट्स में दिया हुआ है। ओके बच्चा लोग, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में नहीं रखते हैं, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इतने ही, ऐसे ही एग्जांपल्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।